तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, अमेरिका समटाइम्स ट्रीट्स democracy as if it is an STD. It wants its enemies to have it, but not friends. Right? Because they want Iran to become democratic, they want North Korea to become democratic, but not Saudi Arabia and UAE and Morocco. and all, right. जॉर्डन, ये पूरे भरे हुए हैं ना किंगडम, बहरीन ले लें, कुवैत ले लें, इनको तो डेमोक्रेसी प्रमोशन नहीं होता। राइट। अच्छा, एक चीज और सर, जिस तरीके से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चल रही है, हमने देखा अभी हाल में खालिस्तानी प्रोटेस्ट देखे, पन्नू आया बाहर, और खालिस्तान के प्रोटेस्ट हमने यूके में भी देखे, कनाडा में भी देखे, सैन फ्रांसिस्को, यस सर, सैन फ्रांसिस्को में भी, सैन फ्रांसिस्को में भी देखा, हाँ, और वो तो वहां तो हमारी कॉन्सुलेट पे ही अटैक कर दिया। अब इंडिया एक राइजिंग इकोनॉमी है, क्या इन कंट्रीज को, ये कंट्रीज हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये खालिस्तान को, जिस तरीके का हम लोग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, क्या ये खालिस्तान को कर्टेल क्यों नहीं करना चाहते? नमस्कार। एक रिपोर्ट आई कि 13 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं पिछले 5 साल में। ये मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स है, और इस इंडेक्स ने बोला कि गरीबी की रेखा से ऊपर 13 करोड़ लोग आए। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 24 करोड़, 24 करोड़ मतलब पाकिस्तान की पॉपुलेशन, आधी से ज्यादा पाकिस्तान की पॉपुलेशन बाहर आई है। इस दुनिया में 90% देश ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन इस फिगर से कम है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ मुक्तदर खान साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। मुक्तदर खान साहब लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में ही, और एक पैनी नजर रखते हैं इस एरिया पे, और रहने वाले भी इंडिया के ही और अमेरिका में सेटल हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, ये इसको आप कैसे देखते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन, 13 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना, क्या ये बड़ा अचीवमेंट नहीं है मोदी गवर्नमेंट का? रोहित साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी आपके शो पर। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कार। आई मीन दिस इज मिरेकलस अचीवमेंट, कोई इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। दिस इज फैंटास्टिक। तकरीबन 55% से लेके अब 16% हो गया है जो मल्टी डिमेंशनल पावर्टी, जो इंडिया का पॉपुलेशन है। तो अगर आप जो पीरियड की बात आप कर रहे हैं, पिछले 7-8-9 साल में, इट वेंट डाउन फ्रॉम 55%। लेकिन अगर आप 21st सेंचुरी का टोटल ले लें तो 2005 से लेकर अभी तक इंडिया ने 415 मिलियन लोगों को आउट ऑफ पावर्टी निकाला है। 415 मिलियन आउट ऑफ पावर्टी। और अगर 1990 से लेके अगर अभी तक देखते हैं तो इंडिया और चाइना मिलके तकरीबन 1.2 बिलियन लोग हैव कम आउट ऑफ पावर्टी। तो ये जो बहस थी कि ग्लोबलाइजेशन इज गोइंग टू हेल्प ओनली रिच कंट्रीज एंड हर्ट पुअर कंट्रीज वगैरह, वो बहस खत्म हो गई है। अभी द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अबाउट $8 बिलियन। जब वर्ल्ड पॉपुलेशन जब 3 बिलियन था, 1 बिलियन वॉज अंडर पावर्टी। तो यानी 1/3 of the world was living in very severe poverty। और अब तकरीबन अभी भी दे कहते हैं कि 1.2 बिलियन इज इन पावर्टी आउट ऑफ 8। तो आप कहते हैं 10-12%, कुछ 13% की पॉपुलेशन। सो द लास्ट 20-30 years have been good worldwide in poverty reduction। लेकिन इंडिया का परफॉर्मेंस in this century has been the highest। पिछले सेंचुरी में चाइना का था, in the 90s they came out of poverty। आपके सुनने वालों को थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं कि ये मल्टी डिमेंशनल पावर्टी क्या चीज होती है। सो पहले जो है सो पावर्टी वाज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इनकम पर ईयर, ठीक है। सो जो एक सेकंड, ये फैन की आवाज, मैं समझा कि मेरे फैन की आवाज आ रही थी, बट so if you look at poverty rates, पहले कहते थे कि what percentage of the world lives under $1 per day, $2 per day। अब अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग रेट ऑफ पावर्टी है। अमेरिका में अब कहते हैं कि अगर इट्स अ फैमिली ऑफ 4 और एनुअल इनकम $21,000 है, सो यू आर इन पावर्टी। लेकिन बाद में जब पावर्टी पे रिसर्च बढ़ने लगा, खासतौर से जब यूएन के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें वन ऑफ द थिंग इज के 2030 तक जो
बहुत ही एग्रीजियस फॉर्म ऑफ, यानी बहुत ही सख्त किस्म की जो पॉवर्टी है उसको 2030 तक खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि वो होगा 50%। इंडिया विल रीच इट्स गोल इवन बिफोर 2030 कह रहे हैं। तो जब रिसर्च करने लगे तो उनको पता चला कि पॉवर्टी के कई मायने होते हैं, इट्स नॉट जस्ट समथिंग इनकम बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ऐसा शख्स हो सकता है कि जो महाना 20,000 रुपये बना रहा है इंडिया में, एंड यू कुड से कि अरे ये तो ही इज मैरिड विद 2 चिल्ड्रन, बीवी भी 20,000 बना रही है एंड द किड्स आर डूइंग फाइन, और फैमिली के ट्रेडिशनल फैमिली के वो घर में रहते हैं। एंड देन देयर अनदर पर्सन जो 20,000 कमा रहा है, उसकी बीवी कुछ नहीं कमा रही है, उसके 7 बच्चे हैं और घर किराए का है और दे कांट इवन अफोर्ड टू पे द रेंट। तो सडनली यू फाइंड दैट इनकम इज नॉट a good measure of just poverty because deprivation from things। अगर आप गांव में रह रहे हैं, आपके पास वाईफाई नहीं है, इंटरनेट एक्सेस नहीं है, अगर आप ऐसी जगह रहें जहाँ क्लीन वाटर आपको अवेलेबल नहीं है, सैनिटरी कंडीशंस नहीं है, आपके घर में इंडोर बाथरूम्स नहीं है, लेकिन यू हैव सम इनकम, so they decided to define poverty as deprivation of certain benefits। खाली इनकम पे नहीं, लेकिन ये सब चीज है, तो उसको कहते हैं मल्टी डिमेंशनल पावर्टी। तो अगर आप मल्टी डिमेंशनल पावर्टी को खत्म करना है तो इट इज नॉट जस्ट गिविंग पीपल जॉब्स एंड लिफ्टिंग देम, यू हैव टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स, उनके शहर के भी प्रॉब्लम्स। जैसा मैं कह रहा था कि अगर आपको इंटरनेट एक्सेस नहीं है तो भी इट इज सीन एज ए साइन ऑफ पावर्टी, so you have to provide that digital access। So lifting people out of multidimensional poverty is more difficult than just lifting them out of poverty। So in that sense, ये जो 13 करोड़ का जो अचीवमेंट है, that is clearly a huge achievement। but अगर ओवरऑल देखिए आप 21st century में, तो इंडिया has lifted more people out of poverty than the total population of Pakistan, Bangladesh combined। अब दोनों को कंबाइन कर ले तो वो 400 तो उतना ही होता है जितने गरीबी। बट दैट डजंट मीन द जॉब इज ओवर। अगर आप डेटा देख रहे हैं तो 55% से 16% तक कम कर दिए, but that also tells you that there is still 16% of the population of India which is suffering from multidimensional poverty, और 16% of 140 crores मेरे ख्याल से 20-22 करोड़ की बराबर हो जाता है। तो लाइक इंडिया में एक ऐसा गरीब पाकिस्तान है, राइट, बिकॉज मैग्नीट्यूड है तो होगा भी इतना कि ऐसी पोजीशन होगी। वैसे होमलेस लोग तो अमेरिका में भी हैं, पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी वहां पे भी, नो डाउट। यहाँ पे 37 मिलियन 3.7 करोड़ लिव इन पॉवर्टी इन अमेरिका, जिनके पास ना हेल्थ केयर है, ना हेल्थ इंश्योरेंस है, हाउसिंग का प्रॉब्लम है और फूड इनसिक्योरिटी में रहते हैं। 3.7 मिलियन पीपल, 37 मिलियन यानी 3.7 करोड़। 3.7 करोड़, 35 करोड़ की पॉपुलेशन में 3 करोड़ 10% के आसपास हो गया। तो अगर 35 करोड़ की पॉपुलेशन नहीं है अमेरिका की, 27 करोड़ के आसपास जो बताई जाती है, अगर बात करें सर, तो ये एक अचीवमेंट ही है कि इतने सारे लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है। गवर्नमेंट इज वर्किंग, नो डाउट अबाउट इट, रेटोरिक्स अलग, गवर्नमेंट इज वर्किंग। पिछली इस सेंचुरी में 23 साल हो रहे हैं, 23 साल में गवर्नमेंट ने काम अच्छा किया, नो डाउट अबाउट इट। और हम लोग वैसे भी बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक शो में था, अनीस फारूकी साहब, आरजू काजमी के शो में था, उधर अनीस काजमी बोल रहे थे कि जो चंद्रयान भेजना जो है वो एक बेवकूफी थी। साथ में इनके अपने जो मिनिस्टर है फवाद चौधरी, वो पिछली बार बोल रहे थे चंद्रयान, इंडिया का चंद्रयान फेल हो गया, अब चंद्रयान पे वो कांग्रेचुलेट करते दिख रहे हैं। पाकिस्तान हैज बीन बिहेविंग एराटिकली ऑन इट, वेरिएड रिस्पॉन्सेज हैं। हमारा डेवलपमेंट लेवल भी अलग है, ये भी है। ऑफ कोर्स पॉवर्टी एलिवेशन एक काम था जो हम कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट लेवल भी अलग है। कहीं पाकिस्तान को प्रॉब्लम है उससे? देखिए, इंडिया में ना सिर्फ गवर्नमेंट काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है, सिविल सोसाइटी भी काम कर रही है, पब्लिक भी अपनी मेहनत कर रही है। ठीक है, एवरीथिंग, मतलब इंडिया इज रनिंग ऑन 4 व्हील्स। एवरीबडी, वो झड़पें ये वो तो होती रहती हैं, दैट्स फाइन, बट इट्स लाइक सेइंग कि गाड़ी चल रही है, बम्पर स्पीड ब्रेकर नहीं देखा, उस पर से ऐसा हो गया, लेकिन तो चल तो रही है, इट्स गोइंग फॉरवर्ड एंड इट्स गोइंग एट अ प्रीटी गुड पेस। और जो गरीब मुल्क होते हैं ना, स्पेशली दोस्त हु आर कमिंग आउट ऑफ
colonial expansion. 200 मतलब अंग्रेजों ने बहुत लूटा इंडिया को, 44 ट्रिलियन डॉलर्स कहते हैं बाद लोग. तो यू आर कमिंग आउट ऑफ ए वेरी डेवेस्टेटिंग एक्सपीरियंस. तो उसके बाद इट वाज इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए कि देयर शुड बी अनइक्वल डेवलपमेंट जरूरी था. यानी अगर इंडिया जैसा आईआईटीज में इन्वेस्ट किया, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट किया, इंडिया ट्राई टू डेवलप इंडस्ट्री, आईएसआरओ अब बन रहा. देखिए पहले से भी बहुत कोशिश हो रहे थे, डीआरडीओ डिफेंस लेबोरेटरीज. वो जो बिल्डिंग है मेरे फादर ने बनाए हैदराबाद में, डीएलआरएल और डीआरडीओ की, इन दोज डेज. दिस इज 1980s की बात कर रहा हूँ मैं. तो इंडिया हैड टू इन्वेस्ट. उसका जो डिविडेंड है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में होता है, जिसकी वजह से जा. तो ये जो मून का जो प्रोजेक्ट है, यस इट मे हैव कॉस्ट इंडिया. पहले इंडिया का कॉस्ट ऑफ स्पेस इज द लोएस्ट इन द वर्ल्ड. इनफैक्ट नासा का कोई बंदा ने कहा था कि इंडिया इज hundreds of times cheaper than Russia and hundreds of times more efficient than Russia when it comes to space technology. So India is wasting money कहना is बेवकूफ़ी की बात है. Any scientific research investment project is worth it क्योंकि उसका benefits कई चीजें होती हैं. It's not just in space. You will have benefit in many different ways. मतलब ये जो कोशिश की थी इन्होंने पहले, they wanted to have two, एक ऑर्बिटर और एक रोवर, फिर one of them failed. तो इस बार I think they have a rover भेजा है, ऑर्बिटर नहीं भेजा, to make it. So they are learning also. इसमें learning हो रही है, कई हजारों scientists are learning. It's inspiring many engineers to do well. So I think वो जो भी साहब थे वो, he doesn't know what he's talking about. It is a big achievement. It gives people momentum. आप सोचिए इंडिया में पहले, मुझे लगता पाकिस्तान में उतने, मैंने पहले भी कहा था कि पूरे पाकिस्तान में उतने कॉलेजेस नहीं है इंजीनियरिंग के जितने हैदराबाद में सिर्फ. So now you have thousands of Indians studying in engineering colleges. उनके लिए this will be quite an inspiration, ना? It will motivate them to study harder, to be committed more to their pursuit of science and contribute to science. So I don't think that the moon project is a waste of time या mine. राइट. मुझे पता है वो अनीस फारूकी साहब मजाक ही कर रहे थे, नो डाउट अबाउट इट. उन्होंने यही बोला कि चांद तो यहीं से दिख जाता है, ऊपर जाने की क्या जरूरत थी. और दूसरा ये भी बोला कि हमारे तो फ्लैग पे ही चांद है, आपको जरूरत क्या थी जाने की, आप पहुंचना चाह रहे थे. ही सेड मेनी थिंग्स. बट देन अगर बात करें तो पाकिस्तान की इतनी हालत डिस्टेबलाइज्ड है फिल वक्त कि उनको क्रिकेट खेलना जरूरी है. राइट, यू कैन से दैट, राइट. ऑल हैंड्स ऑन डेक, काम पे लगे हैं सब लोग. ये क्रिकेट, कबड्डी, ये वो क्या खेल रहे हैं जी. राइट. तो अगर बात करें तो सर ये जो डेवलपमेंट है इसमें कितना परसेंट है? क्या आप मोदी गवर्नमेंट को ये बताना चाहेंगे कि इनकी वजह से कुछ डेवलपमेंट है? क्योंकि मोदी गवर्नमेंट को वो काम नहीं करने पड़ते जो पिछली गवर्नमेंट को करने पड़ते थे, बिकॉज दैट वाज अ रैमशैकल्ड कोalition. 10 लोगों को मनाना, ये भी आपको अच्छी तरह से याद होगा जब न्यूक्लियर डील साइन हुई थी उस समय मनमोहन सिंह साहब को कितनी एक बड़े काबिल प्राइम मिनिस्टर, एक बड़े काबिल आदमी और पीएचडी थे और इतने पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री को मिल पाते हैं, लेकिन फिर भी उनका डिसीजन मेकिंग स्लो होता था बिकॉज रैमशैकल कोalition था. इस गवर्नमेंट में दो जो मोदी गवर्नमेंट रही है, इसमें प्राइम मिनिस्टर को ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे एलाइज क्या बोलेंगे, फुल फ्लेजेड मेजॉरिटी हाथ में है. तो कहीं पेस जो है वो फास्ट भागी है क्या? एडवांटेज इंडिया का ये था कि ठीक है, द गवर्नमेंट इज नॉट डिवाइडेड, सो दे कैन टेक द डिसीजंस एंड एक्ट ऑन इट. So that is very clear. अगर आपके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, then you are more effective than a divided government. आप इजराइल का हाल देखें, कोलिशन में हर every decision is a fight, ना, you are not able to make. But इंडिया का, जैसा मैं आपको emphasize कर रहा हूँ कि इंडिया coming out of poverty is not just government का decision making process. You have to have resources also to invest after you make the right decision. So what the investments are, and they are also coming from the economic boom. जो India moved away from the 1990s से जब liberalization के बाद foreign direct investments आने लग गए इंडिया में, और जो business आने लग गया जिसकी वजह से exports बनने लग गया, IT के exports खास तौर से 1990 से. So what, and then diaspora से भी काफी
पैसे आने लगे ना फ्रॉम मिडल ईस्ट और ओवरसीज. सो एज इंडियाज इकोनॉमी बिगैन टू ग्रो, that was also being invested in poverty alleviation programs, जो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, स्कूल्स में इन्वेस्टमेंट्स, घरों में इन्वेस्टमेंट्स, हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट्स. और इंडिया का जो डिजिटल टर्न है ना, डिजिटल एक्सेस, इट इज वेरी रिमार्केबल. ये कहना कि बंडी पे टमाटर बेचने वाला भी यूजेस डिजिटल ट्रांसफर ऑफ फंड, दैट इज द सोर्स. अगर आपको अगर आपको याद है 1980s में फोन मिलना कितना मुश्किल था. 20 साल वेट करना पड़ता था, जाके बल्दिया में आपको पैसे खिलाने पड़ते थे फॉर देम टू कम एंड इंस्टॉल द पॉइंट जहाँ से फोन आते थे. तो जो लैंडलाइंस के लिए 15-15, 20-20 साल, तो आप बिजनेस कैसा शुरू करेंगे, बिजनेस करेंगे कैसा अगर आपको फोन नहीं मिलता. अब ऑल यू हैव टू डू इज, जब से सेलफोन टेक्नोलॉजी आई है, इट्स अ कटिंग एकदम हर कोने कोने में फोन आ गया ना. ऑल यू हैव टू डू वाज प्रोवाइड सेल टावर्स. सो इस तरह से भी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं ड्यूरिंग द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दे हैव हेल्प पॉवर्टी एलिविएशन everywhere, but India especially, because India has harnessed ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, उसको जो इंडिया ने बहुत अच्छी तरह से उसको अपनाया है, उससे बड़ी तेजी से वो हो रहा था. क्या मैं अभी एक कजाकिस्तान के बंदे के साथ मैंने एक शो किया अबाउट कजाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी. ही इज ए सुपरस्टार फ्रॉम कजाकिस्तान. तो बाद में जब शो हुआ, कुछ 7-8 हजार लोगों ने देखा, तो मैंने जाके देखा स्टैट्स में, तो मुश्किल से 150 लोग देखे कजाकिस्तान से, बस. बाकी के सारे यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से थे. सो वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई क्या ये उनकी एलीट है जिन्होंने देखा या नहीं. एंड देन फाइनली वी रियलाइज कि इंटरनेट एक्सेस नहीं है लोगों के पास. इंटरनेट एक्सेस नहीं है, उतना डेटा नहीं है कि वो अपने फोन पे यूट्यूब को एक्सेस करें. दे आर ट्राइंग टू सेव द डेटा दैट दे अनलोड. सो इवन दो कजाकिस्तान इज एन ऑयल रिच कंट्री, उसका डिजिटल क्या बोलना चाहिए, एक्सेस इतना अच्छा नहीं था. एंड देन आई रियलाइज के अरे कजाकिस्तान के बारे में शोज करना है तो वी शुड डू इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव फॉर अदर कंट्रीज, नॉट फॉर कजाक, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू वॉच इट. तो इंडिया में हर जगह बंदे के पास सेलफोन्स आ गए हैं, स्मार्टफोन्स, which is connecting them to banks. उनके बैंकिंग उसी के तरह, बिजनेस उस पे हो रहा है, ट्रांसैक्शंस हो रहा है, न्यूज मिल रही है. और जो डेटा जो कहते हैं ना, जियो रेवोल्यूशन जो कह रहे हैं, जियो रेवोल्यूशन, सो मच ऑफ डेटा इज अवेलेबल एंड स्मार्टफोन्स इतने सस्ते जो मिल रहे हैं. आई थिंक ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू एस्केलेट करके, इट इज नॉट गोइंग टू बी लीनियर एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, और तेजी से बढ़ेगी पॉवर्टी खत्म हो. So that is an important achievement. I think थोड़े दिनों के बाद people will stop talking about India as a developing country. They should consider it as a middle income, fully developed country. राइट. अच्छा, एक चीज और सर, जिस तरीके से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चल रही है, हमने देखा अभी हाल में खालिस्तानी प्रोटेस्ट देखे, पन्नू आया बाहर, और खालिस्तान के प्रोटेस्ट हमने यूके में भी देखे, कनाडा में भी देखे, सैन फ्रांसिस्को इंडिया. यस सर. सैन फ्रांसिस्को में भी, सैन फ्रांसिस्को में भी देखा. हाँ, और वो तो वहां तो हमारी कॉन्सुलेट पे अटैक कर दिया. अब इंडिया एक राइजिंग इकोनॉमी है, क्या इन कंट्रीज को, ये कंट्रीज हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये खालिस्तान को, जिस तरीके का हम लोग परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, क्या ये खालिस्तान को कर्टेल क्यों नहीं करना चाहते? देखिए, इनके 3-4 चीजें हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सर्टन पार्टिसिपेशन, प्रोटेस्ट वगैरह के रूल्स हैं, सिटीजन्स के राइट्स वगैरह हैं, तो उसके प्रोटेक्ट करने में वो लग जाते हैं. दे ट्राई नॉट टू ब्रेक देयर ओन रूल्स फॉर माइनॉरिटीज. जैसा कि अब आप स्वीडन का ले लें, आप वो कहते हैं कि वी बिलीव इन फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कुरान को जला लें, लेकिन अगर आप वहां पे कहे कि होलोकॉस्ट नहीं हुआ, आपको सीधा जेल में भेज देंगे. So they have laws on some issues where they, plus स्वीडन में तो खास तौर से किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को या एथनिक कम्युनिटी को टारगेट करना इज इलीगल. तो ये साहब तो मस्जिद के सामने आके ही बर्न द कुरान, सो ही वाज टारगेटिंग. अगर if the government wanted, it could have used that law to put him away, but they used the freedom of speech excuse to say we will let him do it.
तो इसका मतलब ये हो रहा कि अगर आप कुरान जला दें तो ठीक है, बट अगर आप तोरा जलाने जाए तो बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी गवर्नमेंट। सो द सेम थिंग हैपेंस विद द खालिस्तान पीपल कि अगर आप वही चीजें इजराइल की एम्बेसी के सामने करके देखें फिर पता चलता क्या होगा। सेम एस वही उसी मोहल्ले में सैन फ्रांसिस्को की ये या बर्तानिया की एम्बेसी पे अटैक करके देखें, यू सडनली सी डबल स्टैंडर्ड्स। या यूरोप में कहीं भी यूएस एम्बेसी पे आप उसी तरह का हमला करें जैसा सैन फ्रांसिस्को में इंडिया की, दे ट्राई टू बर्न इट डाउन ना, उनको जलाने की कोशिश की उन्होंने। So the Marines will shoot you from that place. I think India should have a very बात मामले में ना इंडिया बड़ी खुश हो जाती है। इंडिया tell them very clearly, either you provide security on our embassies or we will provide security. और जब Yes. बंदे आते हैं उन्हें शूट कर दें। दिस इज बिकॉज द एम्बेसी इज इंडिया, इंडिया की जमीन है वो। जो एम्बेसी होती है इट इज इंडिया सॉवरेन टेरिटरी। तो एम्बेसी पे हमला करना इज लाइक अटैकिंग इंडिया। एंड इंडिया यूएन के बेसिस पे भी इंडिया हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ इफ इट इज अंडर अटैक। सो दे शुड, आई थिंक दे शुड रैंप अप सिक्योरिटी। खास तौर से ये 3-4 जगह ही हैं, वो भी सारे के सारे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, कनाडा, यूएस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहां पे पुराने कॉलोनियल टाइज हैं। और यू नो सो अपने पास उल्टा होता है, जब कोई इंडिया में जब कोई बाहर वाला आता है तो वी पे मोर अटेंशन एंड रेस्पेक्ट देम मोर एंड गिव देम मोर मतलब अटेंशन। अभी मैं एक टीवी सीरियल देख रहा हूँ कॉल कोहर, पंजाब के बारे में। तो वहां पे 2 ब्रिटिश सिटीजन्स मारे गए, तो पूरी गवर्नमेंट उल्टा पुल्टा हो रही है उनका केस सॉल्व करने, जस्ट बिकॉज दे आर ब्रिटिश सिटीजन्स। ब्रिटेन में इट विल नॉट, दे विल नॉट गो अपसाइड डाउन कि भाई अरे 2 इंडियंस को मार दिया, लेट्स यू नो पुल ऑल द स्टॉप्स टू डू इट। सो दे अंडर वैल्यू फॉरेनर्स एंड ओवर वैल्यू देयर ओन सिटीजन्स। हमारे पास उल्टा है ये पुराना कॉलोनियल मेंटालिटी है जो अभी तक गए नहीं गोरे साहब को यू नो सलूट मारने की। दे हैव टू गेट टफ ऑन दोज इश्यूज। एटलीस्ट एम्बेसी, नॉट सिर्फ एम्बेसी, वो एम्बेसी के स्टाफ को भी टारगेट करने लगे हैं अभी। सो अगर आपने देखा पोस्टर्स पे कनाडा में इंडियन एम्बेसी के, और आई थिंक जो संधू साहब है जो यूएस यहाँ पे अमेरिका के लिए एम्बेसडर है इंडिया के, शायद उनका भी नाम पोस्टर्स पे टारगेट के तौर पे लिखा गया था। It is also quite possible that India is working behind the scenes with these governments to address that issue. वो भी चल रहा होगा जो आपको मुझे नहीं पता। नहीं, इंडिया से अभी पहले भी हुआ था जब इनकी जो मैडम थी, जो होम सेक्रेटरी थी, उन्होंने जब स्टेटमेंट दिया था इंडिया के लिए, तो इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बोला था कि अगर आपको अपने से बड़ी इकोनॉमी से डील करना है तो हमसे डील करो, वरना आप चलते नजर आओ। ये बात इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बोली थी, और कई बार ब्रिटेन को और कनाडा को तो कई बार समझाया जा चुका है। अमेरिका को भी इस बार तो समझाया गया कि भाई ये गलती ये संभाल लो, हम ज्यादा नहीं चलेंगे। लेकिन जो कुरान बर्निंग पे जो आया था रेजोल्यूशन यूएन में, उसके खिलाफ इन सब ने, इंडिया ने तो उसके फेवर में वोट किया, इन सब ने उसके खिलाफ वोट किया। जी हाँ, मैंने एक्चुअली एक एपिसोड किया है उस पे पूरा, एंड आई थैंक्ड इंडिया इन फैक्ट कि इंडिया सपोर्टेड दैट, और अर्जेंटीना, चाइना, यूक्रेन ने भी सपोर्ट किया। तो उसमें आई मीन इट इज क्लियरली डबल स्टैंडर्ड्स है इस मामले में, और दैट हैज ऑलवेज बीन द इश्यू। देखिए जो ह्यूमन राइट्स का इश्यू है, अगर आप लैटिन अमेरिका के कंट्रीज से बात करें तो अमेरिका हैज वायलेटेड द ह्यूमन राइट्स ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कई हद तक। इस हद तक के लोग कहते हैं कि हेनरी किसिंजर के वजह से तकरीबन दुनिया में 5 मिलियन लोग मारे गए, एंड ही कांट ट्रैवल। वो यूरोप भी नहीं जा सकते मेरे ख्याल से, उनके ऊपर तो वॉर क्राइम्स एक्यूजेशंस भी हो। सो द यूएस इटसेल्फ गेट्स इन्वॉल्व इन वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स मेनी प्लेसेस, और जब उनको चाहिए दे यूज ह्यूमन राइट्स एज ए फॉरेन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, और दे आल्सो यूज इट एज अ वेपन की तरह यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे वो हमेशा ईरान को कहते कि तुम डेमोक्रेसी बन जाओ, लेकिन अपने दोस्तों को नहीं कहते, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सबको नहीं कहते कि भाई तुम क्यों नहीं बनते डेमोक्रेसी। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ अमेरिका समटाइम्स ट्रीट्स डेमोक्रेसी एज इफ इट इज एन एसटीडी,
It wants its enemies to have it, but not friends. Right? Because they want Iran to become democratic, they want North Korea to become democratic, but not Saudi Arabia and UAE and Morocco. ये सारे Venezuela and all, right. जॉर्डन ये पूरे भरे हुए हैं ना, किंगडम बहरीन ले लें, कुवैत ले लें, इनको तो डेमोक्रेसी प्रमोशन नहीं होता. सो देयर इज अ सिस्टेमिक हिपोक्रेसी. लेकिन लेकिन जो लोग ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं ना रोहित साहब, दे आर वेरी सिंसियर अबाउट इट. दे आर genuinely people who care about it. मेरे पास कई स्टूडेंट्स हैं. मेरी एक स्टूडेंट है कॉल एमी पटेल, मुंबई की पैदाइश है, बट शी ग्रू अप हियर. और वो बेचारी, मतलब मुझे याद है फर्स्ट सेमेस्टर से उसका दिल इतना तड़पता था फॉर पीपल हु आर सफरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. उसने दूसरे देशियों की तरह मेडिसिन के पीछे नहीं भागा, पैसों की जॉब्स के पीछे नहीं भागा. शी वांटेड एवरी सेमेस्टर में उसके लिए स्ट्रगल करता था टू फाइंड हर places where she can work with refugees जिनके साथ था. तो अब भी now she is executive director of a group called People to People, और वो public to public diplomacy and constantly promoting human rights. जहाँ भी refugees हैं वहाँ पे या तो work करना चाहती या volunteer करना चाहती. So there are lots of such people in America and in the West, जहाँ पे क्योंकि पढ़ाया जाता है schools में वगैरह, they understand the importance ऑफ इट. और कई ऐसे भी लोग हैं जो हिटलर की जर्मनी, सोवियत यूनियन, कम्युनिस्ट कंट्रीज से बच के भाग कर अमेरिका आए हैं. सो दे अंडरस्टैंड द डेंजर्स ऑफ लिविंग इन अथॉरिटेरियन स्टेट. सो दे आर वेरी सिंसियर अबाउट ह्यूमन राइट्स एक्टिविटी. गवर्नमेंट्स अलबत्ता सिनिकल है. सो आई वुड ट्रस्ट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस देन गवर्नमेंट्स, क्योंकि गवर्नमेंट जब उनको जरूरत पड़ती है यूज करते हैं, जब जरूरत नहीं होती देन दे इग्नोर दैट. राइट. सर, हेनरी किसिंजर का आपने नाम लिया. एक ऐसा नाम है जो 40 साल से, जिसे बोला जाता है कि एस्टैब्लिश्ड है फेस इंटरनेशनल रिलेशंस में. इसके बाद, इससे पहले मैंने बहुत सारे लोग देखे. मैंने मैडलिन ऑलब्राइट भी देखी, वो भी एक एक्सपर्ट थी. साथ में कॉन्डी राइस थी, वो भी एक्सपर्ट थी. ये हेनरी किसिंजर ऐसा क्या चमत्कार है जो कि आज तक 40 साल से एक ऐसा फेस है जो कि आप कहीं पे भी नाम ले लीजिए तो हेनरी किसिंजर की बात को एस्टैब्लिश्ड माना जाता है. देखिए, हेनरी किसिंजर अभी एक 100th बर्थडे मनाई है उन्होंने. राइट. बुड्ढा कीप्स गोइंग. वो बैटरी नहीं होता उसकी तरह. इज लाइक किताबें अभी भी रखता है. सी इंटरनेशनल रिलेशंस में एक पर्सपेक्टिव होती है जिसको रियलिज्म कहते हैं. तो रियलिज्म इज ऑल अबाउट पावर एंड स्टेट पॉलिसीज. सो हेनरी किसिंजर पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, फिर बाद में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने. एंड जब निक्सन के साथ जो वाटरगेट स्कैंडल हो रहा था, दे से कि ही वाज प्रैक्टिकली रनिंग द कंट्री. सो दैट इज वन थिंग. और ही वाज इन्वॉल्व इन सम वेरी बिग इश्यूज, जैसा कि जो अरब इजरायली वॉर्स उनके जमाने में हुई. सो ही प्लेड अ बिग रोल. ही प्लेड अ बिग रोल इन ब्रिंगिंग चाइना इनटू द मेन स्ट्रीम, ताइवान को निकाल के. So जब निक्सन गए थे चाइना, these were all policies that were made by Henry Kissinger. तो हेनरी किसिंजर has remained a dominant voice. लेकिन अमेरिका में उतनी हेनरी किसिंजर की वैल्यू पिछले 20-25 साल से उतनी नहीं है जितना बाहर है. Okay. बाहर he has more cachet than in the US. In the US, see देखिए, जो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से सोचता है, अगर वो गलत भी है तो आपका नुकसान नहीं होता. It's like saying it is better to be safe, right, than to be risky. So realist से अगर आप advice लें तो you might be extra safe, but your risks कम है. Liberals की अगर आप advice सुने तो you will gain a lot, but you could also go into a risky situation. So he is a big advisor to कंट्रीज भी आते हैं उसकी एडवाइस लेने के लिए, और जो है तो कंपनीज भी जाते हैं. सो ही हैज बीन, मतलब किसिंजर इंक नाम की जो कंपनी है, दैट हैज बीन क्वाइट वेल कनेक्टेड. और अमेरिका में क्या है, एक बार आपका नाम बड़ा हो जाता है ना, तो देन पैसा और इन्फ्लुएंस बहुत आसानी से इट फ्लोज थ्रू यू. देन यू बिकम अ फैड, एंड इवन इफ यू मेक मिस्टेक्स एंड से फूलिश थिंग्स, पीपल डोंट mind, but because they are associated to your celebrity. So he's one of the few celebrity professors. वो प्रोफेसर थे इंटरनेशनल रिलेशंस की मेरी तरह. जल्मे खलीलजाद का भी नाम सुना होगा,
He is also a professor from Columbia who is of the similar, उस स्टैचर का नहीं है, लेकिन he was important. वो तालिबान के साथ नेगोशिएशंस उन्होंने की है यूएस के अंडर डोनाल्ड ट्रम्प. जॉर्ज फ्रीडमैन नाम का और एक कोलंबिया से था प्रोफेसर. ही वाज आल्सो वेरी फेमस. उन्होंने स्ट्रेटेजिक फोरकास्टिंग नाम की कंपनी खोली. तो ऐसे 3-4 लोग हैं जो हु हैव बीन वेरी सक्सेसफुल, हु आर ऑल फ्रॉम द रियलिस्ट थॉट. लेकिन अब क्या हो गया है, पब्लिक जो है सो इज बिकम वेरी, क्या कहना चाहिए, मिसाल के तौर पे लेट्स से कि मैं आपके साथ 1 घंटा बात करूं और आई मेक अ लॉट ऑफ सेंस, लेकिन अगर पीछे झंडा थोड़ा टेढ़ा हो गया तो देन पीपल विल सिंपली अटैक यू. तो एक किस्म से ना अमेरिका में एक इंटॉलरेंस हो गया, लाइक 100% प्योरिटी टेस्ट करते हैं. So even if you are 99% okay, 1% वो उसके वजह से. So nobody is able to develop the stature of Henry Kissinger जो 70s में वो develop किया. Right? जैसे ऑलब्राइट की बात करते हैं, ऑलब्राइट वाज इम्पोर्टेंट, लेकिन ऑलब्राइट को एक शो में किसी ने पूछा था कि यूएस सैंक्शंस इराक पर के वजह से 10,000 बच्चे मर गए हैं और पॉलिसी में कोई फर्क नहीं आया, वाज इट वर्थ इट? So she said yes. And उसके बाद से तो पूरे liberals में काफी she lost a lot of support because I mean she was saying that it is okay to kill children, even अगर policy is not working तो आप निकाल दें, especially when it is hurting civilians and children. So people lose their, क्या बोलना चाहिए, shine very quickly nowadays, खासतौर से social media. आपने एक गलत ट्वीट कर दिया, बस खत्म, आपके पीछे पड़ गया. पहले ऐसा नहीं था. राइट. तो ये सारी चीजें ही डिस्कस करने के लिए सर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बहुत सारी डेवलपमेंट्स भी हैं. अभी आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे करीब इट इज 23rd of August जब चंद्रयान टच डाउन करेगा 5:47 इंडिया टाइम, 5:47 PM. सर दोबारा हम आपसे डिस्कस करेंगे, चंद्रयान पे भी डिस्कस करेंगे. अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर. थैंक यू सर.